ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से लगातार तैयारियां पूरे चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, वहीं विपक्ष नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए लगातार एकजुटता दिखा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत भी हमारे साथ मौजूद है। सर, लोकसभा 24 की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। किस तरीके से चुनाव होंगे, किस तरीके से और मुद्दे क्या क्या रहेंगे, और अब जो खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री के आवास पर कल देर रात तक, यानी कि आज अहले सुबह तक मैराथन बैठक चली, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन के महामंत्री बीएल संतोष सरीखे नेता जो है इस बैठक में शामिल रहे। क्या कुछ लग रहा है? लगता है कि अंदर खाने बहुत बातें हो रही हैं, संगठन में बदलाव के संकेत हैं। ये 4 राज्यों का जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा में भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, तो इनको चलते जो इन प्रदेशों के सांसद हैं उन्हें मंत्रालय में लिया जा सकता है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो संगठन के लोग हैं उन्हें मंत्रालय में लिया जाएगा, और जो मंत्रालय के लोग हैं वो काफ़ी संगठन में लिए जा सकते हैं। एक बड़ा फेरबदल जो है इस समय जो कैबिनेट है मोदी सरकार में, उसमें होने जा रहा है। और इसी बीच में मैं आपको बताऊं कि मोहन भागवत जो है इस मामले को लेकर बहुत टाइट हैं, और उनका प्रयास ये है कि इन्होंने एक समन्वय प्रभारी बनाए अरुण कुमार, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समन्वय का काम करेंगे। और उनकी कई बार जो जेपी नड्डा से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मीटिंग हो चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग हो चुकी है। तो ये लोग क्या है, अब एक माहौल बनाना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में हार के बाद में जो फीडबैक आया है आरएसएस के पास में, आरएसएस का जो कैडर है वो पूरे देश में काम करता है, और आरएसएस के पास में फीडबैक जो आया, सर्वे भी आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पिछड़ी हुई हार दिखाई जा रही है। तो सर्वे में जो है जिस तरह से कांग्रेस की मजबूती दिखाई गई है, और भारतीय जनता पार्टी जो मानकर चल रही थी, और जिस तरह से लोग मानकर चल रहे थे कि बहुत मजबूत स्थिति में, उतनी मजबूत स्थिति सर्वे में भी नहीं आ रही है। जबकि सर्वे में ये माना जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्लस रखा जाता है। तो आरएसएस जो है इस मामले को लेकर बड़ा चिंतित है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर कवायद चल रही है कि भाई ऐसे एक सामंजस्य बना जाए चारों प्रदेशों को लेकर, वहाँ के नेताओं को लेकर, कि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी उपेक्षा हो रही है। तो ये सब 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर कवायद है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि 17 जुलाई से मानसून सत्र भी शुरू होना है। उससे पहले क्या कुछ संभावनाएं लग रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, बड़े फेरबदल संगठन और मंत्रालय दोनों में होंगे? नहीं, इस बार मानसून सत्र तो बड़ा हंगामेदार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में तो विस्तार होगा ही, और कई विधेयक इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जो है वो पास करने की फिराक में है। और भारतीय जनता पार्टी का, जैसे अभी आपने देखा इस समय जो है समान नागरिक संहिता जो इसमें बहुत जोर से पड़ा, पूरे देश में हड़कंप है। और विपक्ष में भी जो काफ़ी दल, जैसे लामबंदी की बात चल रही थी, कुछ दलों ने तो बोला कि भाई हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये समय जो इसमें बेरोजगारी का मामला है, इस समय महंगाई का मामला है, इसमें कानून व्यवस्था का मामला है, और भी कई मामले हैं, लेकिन ये समय नहीं है जो है इसमें समान नागरिक संहिता की बात करने का। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी है, शिवसेना है, ये तो खुलकर आ गए हैं कि भाई हम साथ में हैं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के, और एनसीपी ने जो है एक तरह से न्यूट्रल रुख अपना रखा है। तो ये इस समय समान नागरिक संहिता के साथ में और कई ऐसे मामले हैं जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारा हिंदू वोट बैंक जो मजबूत हो, तो कई विधेयक जो है इस सत्र में लाने की जो है संभावना है केंद्र सरकार की। और बड़ा हंगामेदार ये सत्र रहेगा, हंगामेदार नहीं रहेगा। जो मेरे पास जानकारी ये है कि सत्र में ऐसा कुछ होने जा रहा है कि देश में अराजकता का माहौल भी बन सकता है। और यूसीसी की अगर बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ऐसे में कहीं ना कहीं केजरीवाल का स्टैंड अभी तक जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जो है अगर कांग्रेस हमारा समर्थन देती है अध्यादेश पर, तो हम कांग्रेस के कहीं ना कहीं वैचारिक जो सिद्धांत है वहाँ पर हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। लेकिन केंद्र सरकार में से बार बार अरविंद केजरीवाल का जुड़ाव कहीं ना कहीं कांग्रेस से बड़ी दूरी के संकेत हैं। देखिए, कांग्रेस से तो अब लगभग स्पष्ट हो चुका है।
केजरीवाल ने जैसे पिछली बार बोला कि साहब जो पटना में मीटिंग हुई थी कि यदि अध्यादेश को मुख्य मुद्दा बनाते हैं तो हम लोग जो है वहाँ पर समर्थन करेंगे, और मुख्य मुद्दा बनाने का कोई मतलब भी नहीं था वहाँ पर। ये केजरीवाल का एक तरह से रोड़ा ही अटका रहा था विपक्ष की लामबंदी में, और ये केजरीवाल वहाँ पर बोले भी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जानकारी हमारे पास में है कि बोला भाई ये तो मामला जब लोकसभा में उठेगा, राज्यसभा में उठेगा तब देखा जाएगा, अभी हम जिन मुद्दों को लेकर बैठे हैं उन मुद्दों को लेकर बात हो। तो वही हुआ कि मीटिंग के खत्म होने के तुरंत बाद जो है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और जो उनके साथ में राघव चड्ढा थे, तो उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और सीधे दिल्ली आ गए, और दिल्ली से भी बयानबाजी कर दी कि साहब अगली मीटिंग जो शिमला होने जा रही है कि हम शामिल तब होंगे जब सारे दल जो है हमारे अध्यादेश के मामले में हमारा समर्थन करें। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी ने इस मामले में विपक्ष से दूरी बना ली है। बात यदि उत्तर प्रदेश की करें तो भीम आर्मी चीफ के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर रावत, उनके ऊपर कल जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, गोली बिल्कुल उनको छू करके निकल गई, बड़ा हादसा हो सकता था। अब इसको लेकर के भी राजनीति लगातार तेज हो रही है, लगातार जो है बयानबाजी है, सरकार गिरती हुई दिख रही है कि जिस कानून व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार का नाम वो पूरे देश में लेते थे कि यूपी मॉडल, योगी मॉडल, क्या हो गया? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की जो राजनीति है, मैं शुरू से बताऊं आपसे, चंद्रशेखर आज़ाद का जो वजूद बना है वो राजपूत समाज का दलित समाज का टकराव को लेकर बना है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो स्टूडेंट लाइफ से बड़े क्रांतिकारी स्वभाव के हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद का किन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर राजपूत समाज से टकराव हुआ, और उसी टकराव के चलते एक लामबंदी हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलितों की, और चंद्रशेखर आज़ाद बहुत मजबूती से उभर के आए। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो किसी भी कार्यक्रम में होते हैं तो मनुवाद पे बहुत तकड़ा हमला करते हैं, और अभी हाल में जो है आपने देखा होगा जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर जो पहलवानों ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को ललकार दिया था, और सोनीपत में तो यहाँ तक बोल दिया कि साहब यदि खाप पंचायत बोले, समाज बोले, तो ब्रजभूषण शरण सिंह का कॉलर पकड़कर भी मैं खींच के ला सकता हूँ। बड़ी आक्रामक जो भाषा शैली चंद्रशेखर आज़ाद की होती है, और राजपूत समाज को लेकर तो ज़्यादा ही आक्रामक होती है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है वो जातीय जो संघर्ष रहा है चंद्रशेखर आज़ाद का, या राजनीतिक जो संघर्ष रहा है, जो चंद्रशेखर सिंह की जो ललकारने वाली भाषा होती है, उन सबको चलते ये हमला माना जा रहा है। और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने बोला भी है कि ये मनुवादियों की हरकत है, जानलेवा हमला था, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है जो दलित और बहुजन समाज जो समाज की बात करते हैं, उस अभियान को रोकने के लिए, उस मुहिम को रोकने के लिए इस तरह के जो है ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यानी कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव पर फिर से आए तो धीरे धीरे ये तस्वीरें अब साफ होती नजर आ रही है, या फिर एंड वक्त पर, जो कि भारतीय राजनीति का एक बड़ा पहलू है कि बिल्कुल अंतिम समय में जो है तस्वीर उलट जाती है, कुछ और हो जाता है? नहीं, देखिए, इस समय मैं बताऊं आपसे, देश में ये जो माहौल बना है, इसमें तीसरे मोर्चे की या तीसरी ताकत की कोई संभावना नहीं है। देश में लोकसभा चुनाव जो होगा, आप देखना, दो शक्ति है, कुछ पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से सटेंगी, कुछ विपक्ष के साथ में रहेंगी। दो ताकत देश में इस समय उभर कर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार में विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का प्रयास ये है कि विपक्ष को कमज़ोर कैसे किया जाए। विपक्ष में जो पार्टियां लामबंद होकर जुड़ रही हैं, उन्हें कैसे जो है डरा के, धमका के, उन्हें कमज़ोर करके ये विपक्ष से हटाया जाए या एनडीए में शामिल किया जाए। और उसका जो है एक सीधा साधा, एक जीता जागता जो है सबूत जो है वो मध्य प्रदेश भोपाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विपक्ष की लामबंदी को लेकर मीटिंग हुई, तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ तरह उन्होंने भी बोला कि साहब फोटो सेशन चल रहा था, और जिसमें भ्रष्ट लोग थे और भ्रष्टाचारी जो है देश में, उन्हें गारंटी देता हूं कि उन्हें सलाखें इंतजार कर रही हैं, जेल में डाला जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की पूरी रणनीति है विपक्ष के अधिक से अधिक नेताओं को जेल में डालने की। और तीन नाम प्रमुखता से उभर कर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, और पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। इन तीनों लोगों के नाम प्रमुखता से सामने उभर कर आ रहे हैं। एनसीपी की जो चीफ हैं
शरद पवार उनके करीबियों पर आरोप हैं, ममता बनर्जी की तो भतीजी पढ़ाई है। उधर आप चले आइए तमिलनाडु में, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, उनके बेटे दामाद पर आरोप है। आप उधर छत्तीसगढ़ उसमें झारखंड में चले जाइए, आपके हेमंत सोरेन पे खुद आरोप है। तो एक तरह से विपक्ष को जो है डराने के लिए, दबाव बनाने के लिए इस समय जो एजेंसियां हैं CBI, इनकम टैक्स, ED वगैरह, उनका भी इस्तेमाल केंद्र सरकार कर सकती है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तस्वीरें कितनी भी निकलेंगी, लेकिन टकराव जो होगा मुख्य तौर से विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच होगा। कोई तीसरे गठबंधन या फिर तीसरे मोर्चे की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। बिल्कुल, इस समय दो ही ताकत है, और दो ताकत में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। जो दल कांग्रेस से सटेंगे वो विपक्ष में माने जाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी सटेंगे वो सत्ता पक्ष के साथ माने जाएंगे। ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चिंता का कारण ये है कि कांग्रेस की ताकत लगातार उभर कर आ रही है, और विशेष रूप से राहुल गांधी पर तमाम शिकंजा कसने के बावजूद राहुल गांधी लगातार अपने को साबित कर रहे हैं, और राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार निखर के सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से कि उनकी सदस्यता गई हुई है, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है इन चुनाव में राहुल गांधी चुनाव न लड़ पाए, तो प्रधानमंत्री बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे में एक समीकरण ये भी उभर कर आ रहा है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा दलित कार्ड खेल सकती है लोकसभा चुनाव में। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तुत कांग्रेस कर सकती है, और मायावती को भी दलित के नाम पर कांग्रेस ले सकती है। मायावती ने कुछ शर्तें रखी हैं, देखिए ये खेल शुरू हो चुका है। मायावती ने कुछ शर्तें रख दी हैं कि यदि ये एक शर्त है हमारी कांग्रेस मान लेती है तो हम कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बड़ी लामबंदी चल रही है इस समय, ऐसे ही कांग्रेस में भी लामबंदी चल रही है। और यदि कांग्रेस में मायावती यदि कांग्रेस साथ में आ जाती, बहुजन समाज पार्टी, और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का जो है वो उम्मीदवार बना देती है कांग्रेस, तो समझ लीजिए देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें इस समय खड़ी हो जाएंगी। साफ तौर पर। लेकिन क्या लगता है कि चुनाव से पहले ऐसे किसी नाम का यदि ऐलान होगा तो कई जो विपक्षी नेता हैं उनके अंदर भी ख्वाहिशें हैं, क्या लगता है मायावती साथ आएंगी तो कई घटक दल जो है वो बिदक जाएंगे? नहीं, विपक्ष में दलित कार्ड के नाम पर कोई दल जो है वो बिदकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मैं बताऊं आपसे, इस समय जो राजनीति है वो पिछड़ा वर्ग की, OBC की और दलित वर्ग की है। आज की तारीख में दलित वर्ग इतना मजबूत है हिंदुस्तान की राजनीति में, यदि कोई दलित चेहरा कांग्रेस लाती है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का कोई भी जो संगठन बिदक जाएगा, और मजबूती मिल जाएगी उन्हें। दलित चेहरा सामने आते ही जो विपक्ष के दूसरे दल हैं उन्हें एक मजबूती मिल जाएगी कि भाई अब हमारी जो है जीत जो है बहुत करीब आ चुकी है दलित का चेहरा आते ही। तो मुझे नहीं लगता कोई बिदकेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर यदि मायावती इस विपक्ष में शामिल हो जाती है तो दूसरे दलों को तो और मजबूती मिल जाएगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मायावती, बसपा और सपा का टकराव है। सपा थोड़ी जो है यदि बसपा आती है तो सपा को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी नहीं होगी क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव तो बसपा ने और सपा ने मिलकर लड़ाई है। तो ये यदि दलित कार्ड यदि कांग्रेस खेलती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें साबित हो सकती है लोकसभा चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी पर ये भारी भी पड़ जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी दलित कार्ड खेला और जिन नेताओं ने विरोध किया तो उनको दलित विरोधी बता दिया। बिल्कुल, देखिए आप देखिए जैसे आपके रामनाथ कोविंद थे, दलित कार्ड खेला। अभी जो है द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, तो बार बार देखे तो हम तो साहब हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, तो बार बार भुनाती है भारतीय जनता पार्टी। तो वही दाम कांग्रेस भी चल सकती है और कोई उंगली इसलिए नहीं उठा पाएगा कांग्रेस में भी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई छोटे मोटा नेता नहीं है और 60 से 70 साल का राजनीतिक अनुभव है। आप देख लीजिए कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की वजह से कर्नाटक कांग्रेस जीती है। तो यही वजह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से RSS जो है वो सोचने के लिए मजबूर है। ना तो फिर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगेंगे, ना अपने आप को बढ़ाने का आरोप लगेगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक खाली पिच है और अगर वो ऐसा करती है तो विपक्ष को साथ आना भी एक तरीके से मजबूरी हो जाएगा, या यूं कहे तो दलित के समर्थन में विपक्षी नेता बिदक भी नहीं। देखिए बॉबी, मैं बताऊं आज की तारीख में राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं ना वो बड़ी सदी हुई कर रहे हैं और बड़े समर्पण भाव की कर रहे हैं। और मेरे पास जो जानकारियां हैं, जिस तरह से मेरी कांग्रेस के लीडरों से भी बात होती है और लोगों से भी होती है,
राहुल गांधी के अंदर आज की तारीख में कोई लालच नहीं है, राहुल गांधी के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। उन्हें नहीं मतलब कि मुझे सांसद बनना है या मुझे प्रधानमंत्री बनना है। और यदि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बनता है, आपने मनमोहन सिंह देखा होगा, राहुल गांधी की तो पूरी चलती है। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे भी यदि मान लिया प्रधानमंत्री बनते, एक बार मान के चलिए विपक्ष में जो लामबंदी चल रही है जीत जाती है, तो राहुल गांधी की तो पूरी चलेगी। राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं इस समय कि देश समाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उन्होंने बार बार बोला है मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। निश्चित तौर पर अब क्या होगा आगे, तस्वीरें क्या निकल कर आती है, इस चर्चा पर हम लगातार यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली दर्पण टीवी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले लेकर के आप तक पहुँचेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।